डिसेंट्रलाइजेशन की ॻाल्हि कई। डिसेंट्रलाइजेशन छाकाणि बादशाह कंदो उनखे तोड़ण लाइ इंडिविजुअल जेको आहे उनजो कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्सेप्ट जेको वो डिसेंट्रलाइजेशन हींअर तव्हां दुनिया में जेको बि झगड़ो ॾिसो था उहो ॿिनि बुनियादनि ते झगड़ो जेको आहे उहो आहे वधारी एॾो वसीउ आहे तव्हां पीटर हिंदुस्तान में आपको कांग्रेस और तहां जैसी कई डिसेंट्रलाइजेशन के कबूल नथा कयो तेसी ताईं हिन खिते में आज़ाद हुजे या न आज़ाद हुजे अमन अची नथो थिए। अमन लाइ डिसेंट्रलाइजेशन तमामु ज़रूरी आहे ऐं इहो जेको विजन आहे ही अपने 1960 में कैबिनेट मिशन ऐं वाइसरा जा बड़े संगीत जा जेके 40 लीडर ठाहे विया हुआ उनमें अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ बिफोर पार्टीशन हुनजा सिन्हा साहब जा पंडित साहब जा रिजाइन में तारीखी करता है वो सबला सबक का है गरीब मुसलमान के पंजे में देखते करोड़पति जो माण्हू आहे उहो ई इलेक्शन जीत सघे थो। आम माण्हू केॾो बि टैलेंटेड आहे उहो बि नथो सघे सघंदो आहे। इहा ॻाल्हि जिन्ना ऐं DMK मां तो तव्हांखे नथो ॿुधायां हार्ड आहे इन अमल में शामिल नथो थिए जंहिंमें गरीब मुसलमान खे वो अमीर मुसलमान के पर्दे में थे। It is continued in our party service up to now. The CM says जो वो विलियम और नेशनल स्टेट्स लो and शिमला में जो वो between कांग्रेस के नाता हुई उन्हें CM से जिन्ना साहब अपने देख ना करो बाबा ने नेशनल स्टेट्स बड़े संगीत जो उनका जरूरी है जेके असां रूस फेडरेशन कहूं था कन्फेडरेशन कहूं था उहा जेके नथी थी तेसिताईं बड़े संगीत में अमल नहीं हिंदुस्तान में पाकिस्तान में रूस फेडरेशन आहे कन्फेडरेशन अनस अमल आहे वीडियो बिफोर पार्टीशन कैबिनेट मिशन
वो अधिक ट्रांसफर पावर Anas. पावर उन्हें 75 जो के दो जो भी अपने सहायता के पीएम सर कैबिनेट मिशनरी वाइसरा संघाल के तमा ये तकरा न निकलो का जरूर coalition between Congress and Lakoki. Though they are the extremists, by एतदार पसंद नहीं पर इंतहा पसंद नहीं पर खाते में जो मानू उन्हें सांगत है इन्हें देख करे साथ के उन्हें के बच्ची बिहारी ऐसिल्म जो दिवाली कानून है ऐसिल्म आज तक न चले करे पंद्रह कमांड बनी या 5 लाख औरत रेट लेकर के ये सब ये दूर अंदेश पर सही दुनिया में जो है हम अधिकार करें तो उन्हें रिग्रेट करो Anas. Please ya, 5 मिनट प्रेशर दे रहा हूँ। सैयद हमने जो पैगाम दिनों के हथियार बंधन हथियार बिफोर पार्टीशन हसीन के हवाले अंडरवर्ल्ड के हवाले करे जंहिंजी सॼे ऐं जेके माण्हू अमन पसंद न कंदा उन्हनि शयूं खे रिग्रेट कयो 30 साल कम ते अच्छी है सैयद करे जेका वियाना में 52 में सैयद तकी रखे जंहिंमें दुनिया जा सब माण्हू तमाम बड़ा जेके उहे तो तरक़ी पसंद हा वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व कयो ब्रिटिश अमेरिका स्पेशली सभी डेलीगेट्स के उन्होंने इन्वॉल्व कयो जैसी तो मजहबी इंतहा पैन इस्लाम जो जेको तव्हां मिडिल ईस्ट में फैलायो था उहो जेको आहे तो दुनिया के अमन न ॾींदो उन जे करे असांजे डार्क फोर्स खे विढ़ण लाइ डार्क फोर्स खे हटाइण लाइ असां लाइ ज़रूरी आहे इहो जेको तव्हांजो प्रोग्राम आहे इहो इंतहाई असरदार आहे जे तव्हां खणो पर छाकाणि जेका दुनिया जी नई इंडस्ट्री आहे वेपन इंडस्ट्री उते वधाइणो उन जे करे ज़रूरी सम्झो मज़हबी ज़रूरी आहे तो वो जेकॾहिं तव्हां कंदो त तव्हां जीअं वुडरो विल्सन उते ग्रैंड प्रेसिडेंट ब्रिटिश सभिनि खे चयो तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि नथा मञो पर तव्हां सेकंड वर्ल्ड वॉर खे इनवाइट था कयो सां 16-17 सालनि में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू थी वई हुनजो वीएनरी ॻाल्हि न मञो वुडरो विल्सन जी ॿियो न थियो सैयद जी वीएनरी ॻाल्हि मज़हबी बुनियादनि ते या डिसेंट्रलाइजेशन ते न वई अॼु खां ॾिसो 47 खां जेसी करोड़ों इंसान मरी चुका है
कोई मानता भी जाते थे वो आपकी झल वाला लेकिन झल की मत किया गया मैंने तो उन्हें देख कर वो जो ख्याल आए जिनका दोस्त यार नहीं झलते रे थैंक यू कानून का। मैं बाबर अमर से गुजारिश करूंगा कि असगर नारियल को रख देना। एमएमसी के लिए है यार बोले साहब को वेलकम करते हैं। कार्रवाई को मजीद बढ़ाएंगे और हम समझते हैं कि टाइम भी आपका जो है ज्यादा कीमती है और ये तकलीफ भी ज्यादा कीमती है। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा इरफान की ओर से आए और मुख्तसर और मजमूई ओर से अपना खिलाफ तमाम हाजिरीन और मेरे मेहमान जो जैसा कि आज हमें प्रोग्राम रखना है जनशक्ति स्वागत का वो 17 जनवरी को हम मनाते हैं हर साल। और साईं जीवन सैयद वो शख्सियत थी जिन्होंने इस पूरे खित्ते में अमन आलम का जो पैगाम दिया था उसे किताबें भी लिखी और दुनिया को बताया, स्थिति को बताया कि जब तक अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की भी नहीं होगी। और इस फेडरेशन में जो कौमें यहाँ पे बसती हैं जिसमें पख्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, इन सब के लिए भी अमन का पैगाम यही दिया था कि हम मिलते रहेंगे और एक आजाद हुकूमत मुख्तियार रियासत की शक्ल में रहेंगे और उनकी फेडरेशन होगी जो मामला देखेगी, लेकिन कौमें अपनी जगह पे आजाद होंगी, खुद मुख्तियार होंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इस मुल्क को गलत राह पे आगे चलाया गया। जो 77 सालों से हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि भाई ये मुल्क जो है नागरिक दौर से गुजर रहा है, अब जो कि नागरिक दौर अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं मिलेगा। तो साईं जीवन सैयद ने अमन भाईचारे की बात की है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी कौम को किसी से होती है, क्योंकि जब कौमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जब भी तरक्की करते हैं। ये नजरिया हमें साईं जीवन सैयद ने दिया जो एक बड़े कामिल बरसा जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। अभी टाइम भी काफी हो गया है, दोस्तों ने कहा मुख्तसर बात करनी है, इसलिए हमारे जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं हम उनको सुनेंगे। तो बहरहाल मैं आप दोस्तों का शुक्रिया गुजार हूँ जो आपने शिरकत की और हमें इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। गाजीपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या आप जनरल साहब को गुजारिश करूंगा कि सलाम अरे तेरे को मैंने दिया यार, ये बात क्यों जो बाकी मौजूद मेहमान और सामने मेरे बहन और भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया, पहला शख्स था
जिसमें पाकिस्तान के हक में क़रारदाद थी और खुदमुख्तारी के लिए जो भी स्टेट थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, उनके लिए इसने कंसेंट दिया, सिंध असेंबली से क़रारदाद पास की, लेकिन बाद में चल के उसको कम बेश 30 साल के लिए जेल में रखा गया और उस 30 सालों के दरमियान इसने हमें अपनी जिंदगी का तजुर्बा बुक की सूरत में दिया, किताबों की सूरत में। ये ऐसा जनता जिसने इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाई आसिफ और आलमी इंसानियत के लिए हमें नासिक किया। आसिफ एक ऐसा तालीमदान, एक ऐसा सियासतदान, ऐसा दानिश्वर, मजहबी सागर क्या कर रहा है? जो तारीख 2 मिनट में हाथ चेंज करो, हाथ चेंज करो। इस हाथ के सामने जो उसने हमें किताब दी है, इसका नाम पहले भी हमारे लोगों का जैसे मैंने देखा, उस किताब को हमें सबको पढ़ना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर किसी भी जाति की बात आप बताएं, वो आपका मैंने तो पढ़ा है। तो के पैसे से लेके देगा ना। मजहबी ताकतबंदी ने पाकिस्तान को नुकसान दिया, बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान दिया। और बुलाई के खिलाफ अगर किसने आवाज उठाई है तो उठाई है, मजलूमों के लिए आवाज उठाई। एक सवाल है, एक शख्स पाकिस्तान के लिए लड़ता है, फिर बाद में उसको केस करते हैं 30 सालों के लिए, क्यों? क्योंकि जो क़रारदाद में लिखा हुआ था, बाद में असूल के क़रारदाद उस पर अमल नहीं हो रहा था। अब सवाल ये है कि उसमें था क्या? उसमें चारों सूबों की मुख्तारी थी। उसमें यह था कि मजहब को सियासत की कोई ताल्लुक नहीं है। जो सूबे के पास रिजर्व हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, पहले उनको मिलना चाहिए उनका हिस्सा। सूबों की जो ज़बानें हैं, उनकी कौमी ज़बानें होनी चाहिए, वो फिर आज तक पास नहीं हुआ। तभी ये शख्स जब उसने देखा कि क़रारदाद के ऊपर अमल नहीं होगा तो ये अलग हो गया। फिर इसने कहा कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो सारे रबड़ स्टैम्प हैं, उसको हमारी उत्तर टीम लेके आती है, आइन पे अमल दरामद नहीं होगा। तो उसने अपनी एक जीरोदर्द शुरू की और किताबों की सूरत में हमें नासिक किया। लेकिन अफसोस है कि उनकी किताबें मुख्तलिफ ज़बानों में नहीं छपी हैं और हमें मैसेज नहीं दिया गया, दुनिया को हमने मैसेज नहीं दिया होता प्रॉपर। जिसका एक शेयर ये भी है, साइंस बताई कहीं का दो सविता आलम समाधान करें, पूरी दुनिया के लिए उसने कहा है। पाकिस्तान के लिए तो कहा ही कहा है कि पूरी दुनिया के लिए उसने मैसेज किया कि भाई पूरी दुनिया को आबाद करते, औरतों को छोड़ दिया, किसानों को छोड़ दिया। तो मैं एक अच्छा कारकुन हूँ, एक अच्छा शख्स हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कोई आज के दिन कोई घटा पेश कर सकूँ। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि भले आप साइंटिफिक करते हैं, इख्तिलाफ राय रखें, यही भी है कुछ उसूलों के ऊपर, लेकिन आप उनकी जो अच्छी चीजें हैं आप उसको पढ़ें और अपनी जिंदगी में उसको आप तजुर्बा करें। थैंक यू जनरल साहब। आज जो पाकिस्तान के हालात में और उस वक्त जो सीएम सैयद का बयानिया था, आप खुद उन दो चीजों को फिर देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के हालात क्यों ऐसे हुए और किसने बनाए हैं। पाकिस्तान के इदारे आप देखें, पीआई हो, कोर्ट हो, पोस्ट ऑफिस हो, नेशनल बैंक हो, जितने भी इदारे हैं उनमें जो भी चेयरमैन लगे हुए हैं, डीजी लगे हुए हैं, वो कौन है, उन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचाया है। हमारे यहाँ अपनी जुबान बोलने पे भी पाबंदी है,
सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार देने के लिए उनको तकलीफ है। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। जितनी लैंग्वेजेस इंसानों को ज्यादा आती है, मल्टी लैंग्वेजेस से इंसान तरक्की करता है, कम्युनिकेशन बढ़ते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और मार्केटिंग स्किल्स होते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अवामी वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन खुर्रम साहब को आए और करता हूं। हक मौजूद, सिंह मौजूद। सबसे पहले तो निकल नहीं जाए, पकड़ के रखना इधर सामने से अजहर तमाम का और साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी कदावर शख्सियत पर बात करने के लिए मुझ जैसे अदना शख्स को यहाँ पर दावत दी गई है। दोस्तों, जिन हालात में साईं ने अपनी सियासत का आगाज किया, वो हालात आज से बड़े मुख्तलिफ हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लीडर वो शख्स होता है कि जो मुश्किल हालात से, मुश्किल वक्त से एक रास्ता निकालने का तरीका आपको दे सके। इसको देने के लिए आपको सब्जेक्टिव विल की जरूरत होती है। एक ऐसा विल जो इस चीज को समझता हो कि इन हालात में भी काम हो सकता है। साईं की सियासत जिस वक्त शुरू हो रही थी, उस वक्त डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहां पर मौजूद था। उस कॉलोनियलिज्म के जमाने से सिंध के तशख्खुस को, सिंध की कौमियत को खत्म करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये उस कॉलोनी का प्लान, उसमें साम्राज्य का प्लान था कि इन कौमियतों को खत्म किया जाए, इनको मिटा दिया जाए। और इसी का सारा था कि बॉम्बे के साथ सिंध को जोड़ा गया था। साईं के सामने सबसे पहला सवाल यह था कि सिंध को बॉम्बे से किस तरह से अलग किया जाए, कैसे सिंध को उस हुक्मरानी से बचाया जाए, उस तसल्लुत से बचाया जाए जो ब्रिटिश राज ने बॉम्बे के जरिए सिंध के ऊपर कायम किया हुआ। ये सफर अगर आप गौर से देखें, क्योंकि साईं अपनी किताब में साफ लिखते हैं और कई मकामात पर लिखते हैं कि वो सोशलिस्ट नजरियात के हामी। फिर सवाल ये होता है कि कौम की बात क्यों करनी पड़े और कौम की बात आज हमें क्यों करनी चाहिए। वो सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब आपके ऊपर साम्राज्यिक तसल्लुत सवाल होता है तो आपका पहला हदफ, आपका पहला कॉम्पिटिशन, आपका पहला तजाद आपका कौमी तजाद बन जाता है। उस कौमी तजाद के लिए भी यह आसान काम नहीं था कि पहले जिस तरह से ब्रिटिशर्स उस कौम के तशक्कुस को मिटा रहे थे,